हेलो बच्चों, कैसा है सब? अच्छा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोग का? तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं हमारा क्लास 12th का सिलेबस चल रहा है और क्लास 12th के सिलेबस में हमारे जो चैप्टर का नाम है वो पहला ही चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने और भी कुछ वीडियो बनाया हुआ है, वो सब भी आप देखिए। तो आज के हमारे वीडियो के टॉपिक में देखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी देखेंगे। इसके साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र होता है और उस विद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता की गणना भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर द्विध्रुव क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो ध्रुव, दो ध्रुव बन जाना। तो ये कैसे होगा कि जैसे एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, मतलब समान परिमाण के विजातीय आवेश कैसे हो, अल्प दूरी पर हो। ठीक है, मतलब समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हो तो वो एक क्या बनाता है, वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है ना। जैसे मान लो ये 20 माइक्रोकुलाम का है तो ये -20 माइक्रोकुलाम का होना चाहिए। मतलब ये परिमाण है 20-20, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो तो उस केस में वो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो समझ में आ गया परिभाषा इसका। समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई को 2a से दर्शाते हैं। द्विध्रुव की लंबाई को 2a से व्यक्त किया जाता है। अपने अनुसार ले सकते हैं, 2a ले सकते हो आप, 2l या 2d और जैसा है ना। पर हमको ध्यान रखना है एक धन और एक ऋण में होगा, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा, उनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। पर इसको 2a लिया जाता है। केवल a क्यों नहीं लेते हैं, या केवल r या केवल d या केवल l, जैसे लंबाई को हम l से दर्शाते हैं तो l बस क्यों नहीं लिए, 2l क्यों ले रहे हैं? इसका भी कारण है, आगे इसको हम देखेंगे कि ऐसा क्यों लिया जाता है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण है ना, जैसे कुछ पदार्थों के अणु जैसे HCl का जो अणु होता है ये एक द्विध्रुव की भांति होता है, या H2O का अणु होता है तो ये भी द्विध्रुव होता है। मतलब इसके जो धन आवेश और ऋण आवेश है ना, जैसे परमाणु के अंदर की बात करें तो धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है। इस कारण से ये एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इस द्विध्रुव का क्या निकालेंगे, यहाँ पर आघूर्ण निकालेंगे। इसको जनरली स्मॉल p से दर्शाते हैं तो ये होता है q इंटू 2a। q इंटू 2a, तो इसका क्या मतलब हुआ है ना, q इंटू 2a का क्या मतलब हुआ कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो q इंटू 2a ऐसा है ना, ये एक सदिश राशि होगी है ना, सदिश राशि होगी। तो इसकी दिशा यहां पर ऋण आवेश से है ना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है ना। ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट कहते हैं इसको। ये कौन सी राशि हुई, सदिश राशि। तो सदिश राशि की दिशा होगी तो ये ऋण आवेश और ये धन आवेश तो ऐसे होगा, ये p की दिशा। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होगी, ये ध्यान रखना। और यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। इसका मात्रक यहां से निकाल सकते हैं। q का मात्रक क्या होता है ऐसा पद्धति में, जैसे कुलाम, और ये 2a क्या है, लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, कुलाम इंटू मीटर। आप विमी सूत्र भी निकाल सकते हो।
कूलाम बराबर क्या होता है, कूलाम मतलब आवेश, आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है, और ये L, तो M इसमें नहीं है, L है, T है, A, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका वीमी सूत्र, किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम E से दर्शाते हैं। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से बना हुआ है ना, ये द्विध्रुव की लंबाई होती है, इसको 2a से दर्शाते हैं, और ये दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा, ये द्विध्रुव का क्या होता है, अक्ष है ना, ये जो रेखा है ये द्विध्रुव अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई की दिशा में है ना, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई की दिशा में, और अक्षीय मतलब अक्ष पर। तो इसके अक्ष को इधर आगे बढ़ाएं या इधर आगे बढ़ाएं ऐसे, तो उस जैसे मान लो इसको इधर ऐसे बढ़ा दिया गया आगे ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट P ले लें, तो ये पॉइंट P यहाँ पर क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। तो इस अक्षीय स्थिति का मान लो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितना है, सपोज R है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, R लेकर चल रहे हैं। ध्यान देना, एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि A भी एक द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से बना हुआ है, तो इसका कुल आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कुल आवेश इसका शून्य क्यों होता है, क्योंकि जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है, क्योंकि विजातीय आवेश समान परिमाण के होते हैं, तो कुल आवेश शून्य। पर इन आवेशों के कारण इसके चारों तरफ कोई बिंदु जैसे ले कहीं पर, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र ये शून्य नहीं होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र की गणना हमको करनी है। पहले हम इसके अक्ष पर ज्ञात करेंगे, ऐसे अक्ष को इधर आगे बढ़ा दें, ऐसे यहाँ पर कोई बिंदु ले, ऐसा भी हो सकता है, हमने जैसे इधर आगे बढ़ाया हुआ उधर भी आप आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार। तो ये पॉइंट P यहाँ पर अक्षीय स्थिति में है, तो इस पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसकी परिभाषा क्या लोगे, जब कोई बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। ये अक्ष है, इस अक्ष को इधर आगे बढ़ा दिया गया है, तो इस अक्ष पर एक बिंदु है, तो ये अक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, या अनुदैर्ध्य स्थिति में होगा। ठीक है, फिर इसकी जब शुरुआत करोगे तो आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, है ना। जब हम लिखना शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से, अक्षीय स्थिति, और इसके आगे आएगा निरक्षीय स्थिति, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जब जाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना है इसको, है ना। जैसे ये इसका जब डेरिवेशन करोगे तो इसका वर्णन करोगे। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है, जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता, फिर माइनस Q के कारण तीव्रता, दोनों तीव्रता अलग अलग होगी इसके कारण, क्योंकि इससे कम दूरी पर है और इससे ज़्यादा दूरी पर है, तो दोनों तीव्रता अलग अलग होगी। तो हम पहले प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E और यहाँ पर प्लस Q लिख दो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम जानते हैं, पहले निकाले हुए हैं पिछले वीडियो में, 4πε0 वायु निर्वात के लिए, Q अपान क्या होता है, r²। ये आवेश Q है, इससे दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो 1/4πε0 Q अपान क्या होगा, r² मतलब क्या होता था इसमें, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, AP²। और इसकी दिशा क्या होगी, A से P की ओर, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। ठीक है, तो इसको और हम लिखें E प्लस Q
इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू। ए पी का मान, ए पी मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना होगा, ये टोटल ये है आर, इसको हमने 2a लिया हुआ है तो इसका ये आधा होगा कितना, a। तो इस r में कितना घटा दें, a को घटा दो, r माइनस a का वर्ग। इसको चलो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा कंडीशन निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो दूसरा आवेश है, कौन सा दूसरा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है। दोनों आवेश के कारण अलग अलग तीव्रता निकाल रहे हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकाल देंगे। तो E इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q अपान BP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो E प्लस Q का दिशा इधर है, A से P की ओर, क्योंकि ये धनावेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से किस तरफ, बाहर की दिशा में होती है। अब यहाँ पर दूसरा जो हम इस आवेश के कारण ले रहे हैं, इसके कारण जो B पर है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश कारण, तो इसको E माइनस क्यू भी लिखेंगे साथ में। तो ये 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B से P तक की दूरी पर इसकी दिशा क्या होगी, P से B की ओर। ये ऋण आवेश होने के कारण से ये ऐसे हो जाएगा, E माइनस क्यू। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र हमने निकाला, ये E प्लस क्यू ये इधर है, E माइनस क्यू ये इधर है। ठीक है, तो ये दोनों का अब क्या निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता। ठीक है, परिणामी तीव्रता के लिए क्या करेंगे, दोनों में से अब देख सकते हो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के फार्मूला में। इसको थोड़ा सा और लिख लो, इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान BP का मान, BP मतलब यहां से यहां तक है ना, ये A है इधर और यहां से यहां तक कितना है, R है। तो क्या होगा, R प्लस A का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2। अब आप ही लोग बताइए, है ना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता ज्यादा होगी या इस आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा होगी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सिंपल सा जवाब है, ये पास में है, दोनों बराबर है आवेश, तो धन और ऋण अलग बात है, पर ये पास में है तो ये ज्यादा होगा, ये दूर में है तो ये कम होगा, क्योंकि उसी का अंतर है दोनों में। तो चूंकि E प्लस क्यू इज ग्रेटर देन E माइनस क्यू और दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है ना, दोनों की दिशा विपरीत है। इस कारण से परिणामी तीव्रता यदि हम निकालें E, तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू में E माइनस क्यू। दोनों तीव्रता है और सदिश राशि होती है तो उनका अंतर यहां पर होगा, E इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ठीक है, अब इनका मान रख के इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा परिणामी तीव्रता। इसका वैल्यू यहाँ पर ये 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ये उस वाले फार्मूले से, समीकरण 2 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। ये 1/4πε0 बाहर निकलेगा, साथ में Q भी निकल जाएगा, तो Q को भी निकाल दो। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इसको और सरल करते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, R माइनस L स्क्वायर R प्लस L स्क्वायर, है ना। इससे ये कट जाएगा तो ये ऊपर आएगा, इससे ये कटेगा तो ये ऊपर आएगा यहाँ पर, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे हो रहा है।
है ना। फिर से यहाँ पर लिखे हैं ई बराबर, है ना, ई बराबर तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर ध्यान देना ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर सब जगह l लिख दिया है क्या, है ना। ये इसको हमने a लिया हुआ है तो ये a होगा मिस्टेक से, ओके ध्यान रखना ये a है। आप लोग बताते भी नहीं हो ऐसा हो रहा है करके, ये हो जाएगा a, ये भी a होगा और ये भी a होगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ना a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का जो गुना होता है क्या होता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ठीक है। तो ये इसके वर्ग को छोड़ दो, वर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका वर्ग लगा दो। और ऊपर जो यहाँ पर है ये a प्लस बी का वर्ग है, ये a माइनस बी का वर्ग है, तो a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, r का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ra, साथ में माइनस है और इसका भी माइनस वाला होगा तो ये होगा r का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस हो जाएगा ये और प्लस 2ra, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना, इसको आप लोग तो जानते ही हैं। तो इसमें ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कटता है तो क्या क्या टर्म बचता है, ये और ये, है ना। इसको मैं फिर से इसको मिटा कर लिख देता हूँ कहीं पर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचा 2RA और 2RA क्या हो जाएगा 4 और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ऐसा। तो और लिख सकते हैं इसको E इक्वल टू ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q को मैं यहाँ ले रहा हूँ 2Q इंटू 2A इंटू R। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा है कैसे कैसे लिख दिए, है ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कैसे लिखें, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है। ये Q तो यहाँ पर है, बाकी 4 है, 2 2 जब 4 होगा, A है और R है, सब उतना ही है। इसको मैंने क्यों लिखा ये भी क्लियर है। ये जो Q इंटू 2A का वैल्यू क्या होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2, ये हो जाता P ऐसा। तो ये होगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ये है ना, ये जो Q इंटू 2A इसके बराबर क्या लिखा हमने, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कंडीशन लगाएंगे यदि A इज वेरी वेरी लेस देन 2R, मतलब द्विध्रुव बहुत छोटा हो, बहुत छोटे या बहुत ही अल्प आकार के द्विध्रुव के लिए A का मान है R से बहुत छोटा होता है तो A स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा नगण्य। A स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। तो उस केस में ये E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपान ये A स्क्वायर है नगण्य हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे 0 कर देंगे तो R के घात कितना हो जाएगा 4। यहां पर एक R कट जाएगा ऊपर नीचे का तो ये बचेगा 2P अपान R3। ये होगा निरक्षीय स्थिति का फार्मूला और इसकी जो दिशा है वो ऋण आवेश से किस तरफ होगी धन आवेश की ओर, है ना। जो जिस तरफ E प्लस Q का डायरेक्शन था उसी तरफ होगा।
ई प्लस क्यू का डायरेक्शन जिस तरफ था उस तरफ होगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या इसको अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले की भांति जैसे हमारा क्या है, ये ए भी एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना हुआ है, ये द्विध्रुव अक्ष होगा, इसकी लंबाई 2a है, जैसा पहले वैसा ही है। तो अब क्या करेंगे, इसका निरक्षीय स्थिति मतलब इसके द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु है ना, ये लंब अर्धक है ना, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर कोई बिंदु हो, है ना, कोई बिंदु है वो द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित हो, तो इस ऊपर भी ले सकते हैं, इस ऐसा एक रेखा खींचे, मतलब सिंपल ऐसा, ये इसका मध्य बिंदु और उस पर लंब ऐसा, तो ये लंब अर्धक होगा, और उस पर कोई बिंदु ऊपर लें या नीचे कहीं पर भी लें, तो हमने नीचे नहीं बढ़ाया, इसको ऊपर लिया हुआ है, तो बिंदु P यहाँ पर कौन सी स्थिति में हुआ, निरक्षीय स्थिति में। तो इस निरक्षीय स्थिति में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इतना क्लियर हो गया, निरक्षीय स्थिति मतलब द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर कोई बिंदु हो तो होगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर चित्र में बना हुआ है, इसमें इसको नाम दे सकते हो, जैसे ए बी, यहाँ पर कोण PAO या कोण PBO, इसको हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर थीटा, है ना, दोनों तरफ ही बराबर होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको E प्लस क्यू लेंगे, तो ये होगा 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, इसकी दिशा क्या होगा, A से P की ओर, है ना, ये AP का डिस्टेंस है, तो AP का स्क्वायर, और ये AP दिशा में होगा, मतलब ऐसे, है ना, ये विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है धनावेश से बाहर की तरफ, तो ऐसे। इसमें AP का मान हमको नहीं पता है अभी, केवल इसका मान पता है, इधर ये A होगा, इधर भी A होगा, इसको R लेते हैं। ठीक है, बिंदु O से दूरी P की कितनी है, R, पर A से P का मान हमको अभी नहीं पता है, बाद में रखेंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो E माइनस क्यू, इसी फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये BP है ना, माइनस क्यू कहाँ पर है, B पर है, तो BP का वर्ग पर इसकी दिशा किस तरफ होगी, ऐसे, इस तरफ होगा, क्योंकि माइनस क्यू पर बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की तरफ होती है ना, ये P से B दिशा में, है ना, PB दिशा में होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक ऐसा बना दें, तो ये एंगल थीटा होने के कारण से इस एंगल का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत कोण, ये ऐसे समांतर और ये ऐसे, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होता है, संगत कोण आप लोग पढ़े होंगे, और इस कोण का मान थीटा है, तो इस कोण का मान भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा एकांतर कोण। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो समझना है वो ये दोनों जो E प्लस क्यू है और ये E माइनस क्यू है, इन दोनों को दो घटकों में बांटेंगे। ठीक है, E प्लस क्यू जिस तरफ थीटा कोण बनाएगा इस तरफ इसका घटक क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बनाता है उधर हमेशा घटक किस में होता है, कॉस में, क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, और इसके लंबवत यानी कि इस तरफ ये क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा होगा, मतलब जिसके मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे इस दिशा में है, तो इसका दो घटक, दो लंबवत घटक यहाँ पर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इस तरफ जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उधर कॉस में होगा,
और उसके लंबवत में क्या होगा, साइन में होगा। क्लियर है ना। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू केवल संकेत है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब इसकी बात करें, ये इसके साथ थीटा कोण बना रहे हैं, तो इस तरफ इसका घटक क्या होगा, ई माइनस क्यू क्या होगा, कॉस थीटा। इसका घटक ये कॉस थीटा, और इसका इसके लंबवत तो किधर होगा, इधर होगा, तो ये होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर है। इसका लंबवत घटक ये, इसके लंबवत घटक ये। तो अब यहां पर ध्यान देना, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर है और एक नीचे। और चूंकि इन दोनों में E प्लस क्यू बराबर क्या है, E माइनस क्यू है, क्योंकि AP बराबर क्या है, BP है ना। इस डायग्राम में AP का मान जितना है BP का मान भी उतना ही है। तो इन दोनों में क्या का अंतर है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को फार्मूला में AP और BP का अंतर ही तो है, बाकी सब तो बराबर है। तो AP और BP बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये, अब ध्यान देना, ये दोनों बराबर हैं, और अर्थात ये दोनों बराबर हो गया, बराबर होने के साथ साथ विपरीत होगी, इसलिए इनका जो परिणामी तीव्रता है, इनकी जो तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। मतलब इनके कारण तीव्रता क्या हो जाएगा, शून्य, E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा के कारण। अतः यदि हम परिणामी तीव्रता की बात करें तो वो किसके कारण होगा, इन दोनों के कारण। मतलब ये E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, है ना। दोनों घटक जो कॉस थीटा E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों बराबर है, तो यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, E बराबर 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। अब यहां पर इसमें मान रख देते हैं 2E प्लस क्यू का मान कितना था, अभी अभी यहां पर लिखा था Q अपान AP का स्क्वायर, और साथ में क्या है यहां पर, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा और AP का मान यहां रखना है, तो यहां पर त्रिभुज AOP में, AOP या इधर का भी ले सकते हो, AOP में क्या होगा, AP का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये AP का वर्ग, OA का मान कितना है A, ये कितना है R, मतलब AP बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ऐसा। केवल AP की बात करें तो, और AP का वर्ग बराबर ऐसा। यहां से कॉस थीटा भी चाहिए हमको, AP पता चल गया, कॉस थीटा भी चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा इसमें, A होगा, और कर्ण क्या होगा, AP, मतलब रूट R का वर्ग धन A का वर्ग। ठीक है। अब मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, AP का मान निकल गया। तो यहां से E बराबर 2 × 1 अपान 4πε0 Q अपान AP स्क्वायर यहां से रखेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कॉस थीटा का मान यहां से रखेंगे, कितना, कॉस थीटा का मान यहां पर,
है ना। कॉस थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान रख दो यहाँ पर ए अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वर्गमूल को घात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ऐसा 1/2। तो और इसको सिंप्लीफाई करें, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a। ये 2Q एक वापस में मैंने लिखा हुआ है, इनको आपस में बराबर कर, दोनों का आधार समान है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका घात कितना 1, इसका घात 1/2, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये होगा, इसको और एक स्टेप, इसको जानते हो क्या होता है P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा P अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ऐसा। तो ये होगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी दिशा इसी तरफ होगी, जो फाइनल विद्युत क्षेत्र है वो जिस तरफ E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा है उसी तरफ, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन लगा सकते हो, क्या कंडीशन लगा सकते हो, यदि A इज वेरी वेरी लेस देन 2r, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में लगाया था, तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे नगण्य, है ना। ए स्क्वायर है वो नगण्य हो जाएगा इस केस में। तो क्या निष्कर्ष आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान, इस टर्म को छोड़ देंगे 0 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कटेगा, क्या बचेगा r त्रिघात। ये निरक्षीय का फार्मूला। अक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला आया था छोटे द्विध्रुव के लिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान r³, ये ऐसा। इन दोनों फार्मूलास क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। तो ये एक निष्कर्ष निकलता है ना। अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का 2 गुना होता है, या निरक्षीय स्थिति का तीव्रता है वो अक्षीय स्थिति का आधा होता है। क्लियर है। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की अच्छे से तैयारी कीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।